नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस की तरफ से हमेशा ये प्रयास रहता है कि सामान्य अध्ययन के संदर्भ में जो भी अलग अलग पक्ष हैं उसमें आपकी सहायता लगातार अलग अलग पहल के माध्यम से की जाए। और इसी कड़ी में आज से हम इकोनॉमी एसेंशियल्स हिंदी में प्रारंभ कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको हम करंट अफेयर के साथ लिंक कर पाएँ। यानी जो भी करंट अफेयर में इकोनॉमी में भारत में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसके संदर्भ में हम इकोनॉमी एसेंशियल्स में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आप करंट अफेयर से पूरी तरह से जोड़ पाएँ। तो आप लगातार हमारी इस पहल के माध्यम से जो भी अलग अलग हम अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे उसमें से बने रहें। और उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि जब भी इकोनॉमी एसेंशियल के वीडियो हम अपलोड करें वो आपको एक तरह से मिल पाएँ। तो आज इकोनॉमी एसेंशियल्स के जो पहला एक तरह से टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। और ये आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट में एक अप्रत्याशित रूप में एक जो माना जा रहा था कि वृद्धि की जाएगी वो नहीं किया गया है, उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से हम बात करेंगे। वैसे हमारी चर्चा का आधार ये रहेगा कि अगर हम एमपीसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके जो निर्णय हैं जो लागू किए गए हैं वो अलग अलग निर्णय क्या हैं वो हम प्रमुख रूप से देखेंगे। सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अप्रत्याशित निर्णय ये था कि रेपो रेट में एक तरह से वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अगर हम पिछला आंकड़ा देखें तो रेपो रेट को लगातार एक तरह से अगर हम कोविड काल में देखें तो उसे लगभग 4% पर स्थिर रखा गया। और पिछले साल अगर हम मई 2022 से देखें तो लगातार जो 6 एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू हुए हैं, यानी एमपीसी के जो निर्णय हैं, हर बार रेपो दर को बढ़ाया गया है, यानी 4% से इसको बढ़ाकर 6.5% पर ला दिया गया। तो इस साल ऐसा, यानी इस साल में अगर हम देखें तो फरवरी में एक तरह से वृद्धि की गई, लेकिन अप्रैल यानी 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो पहली समीक्षा हुई है वहाँ पर वृद्धि नहीं की गई। तो उसके कारण क्या है और उसके क्या एक तरह से प्रभाव हो सकते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं, और भी जो निर्णय है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से जब ये घोषणा की गई तो इसको काफ़ी एक तरह से एक कह सकते हैं आश्चर्यजनक घटना के रूप में देखा गया, क्योंकि ज़्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे थे कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, कम से कम 0.25% तो ये बढ़ेगा, लेकिन आरबीआई ने एक तरह से इसकी वृद्धि नहीं करी। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी है कि जब हम रेपो दर को नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि यही स्थिति रहेगी। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरह का पॉज है, मतलब एक ठहराव है, ये एक पाइवट नहीं है, मतलब एक धुरी नहीं है कि हम इसी पर काम करेंगे। अगर आगे मान लीजिए मुद्रास्फीति और बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए रेपो दर एक तरह से बढ़ाना आवश्यक होगा, तो वो कदम उठाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नीति है उसको हम एक तरह से बिल्कुल मान लें कि स्थिर रूप में यही रहेगा, यानी आगे वृद्धि की संभावना बढ़ती है। तो ये जो 6.5% पर यहाँ पर एक तरह से नियत रखा गया है उसमें कुछ कारक हैं, क्योंकि लगातार अगर हम कोविड काल में देखें तो कोशिश क्या थी कि जो भी अर्थव्यवस्था में ऋण जा रहा है उस ऋण को थोड़ा सस्ता रखा जाए। और इसी कारण से कोविड काल में आप देखें कि जो रेपो दर है उसको 4% पर लगातार बनाकर रखा गया, क्योंकि जो भी एक तरह से आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसके लिए ऋण सस्ता मिल पाए, यही कोशिश थी। लेकिन पिछले साल से हम देखें, खासतौर से अमेरिका में आप देखें, जब वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व, उसने ब्याज दरों को लगातार बढ़ाया, तो उससे हुआ ये कि वैश्विक हर एक तरह से केंद्रीय बैंक पर दबाव पड़ा कि आप भी एक तरह से ब्याज दर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा लक्ष्य है, वो लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। और यही स्थिति भारत में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के साथ में आप देखें कि जो एक विवाद की स्थिति रही, युद्ध लगातार चलता रहा, तो कच्चे तेल के मूल्य बढ़े रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय जब एक तरह से महंगाई दिख रही है, अलग अलग वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो उसका एक तरह से जो प्रभाव है वो भारत भी अनुभव कर रहा था। और इसीलिए हमने लगातार एक तरह से रेपो दर को बढ़ाकर बाजार में जो मुद्रास्फीति हो सकती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब क्या रहता है, देखिए मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए खरीदारों की संख्या ज़्यादा है, यानी कम वस्तु को जब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लोग खरीदने का प्रयास करते हैं वही मुद्रास्फीति है। तो हमारा प्रयास क्या है कि हम बाजार में जाने वाली मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको एक तरह से रोक पाएँ। तो ये लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी इसको क्यों रोका गया, तो इसके प्रमुख रूप से कारण क्या है। तो कारण सबसे पहला ये है कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की स्थिति बेहतर दिख रही है। आप देखें, अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम अर्थव्यवस्था में अगर हम वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें यानी 2023-24 जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है,
तो यहाँ पर आप देखें कि जो जीडीपी की विकास दर 6.4% मानी जा रही थी, अब 6.5%, यानी संभावना बेहतर हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, जो हमारा 22-23 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, वहाँ पर 7% की वृद्धि दर है। तो ये दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था में संभावनाएं बेहतर हैं। तो उसके लिए आपको एक तरह से जो ऋण है अर्थव्यवस्था में, उसको सस्ता रखना पड़ेगा, और इसीलिए रेपो दर को नहीं बढ़ाया गया है। तो ये एक बड़ा कारण है कि अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं बेहतर संभावनाएं भविष्य की दिख रही हैं। एक और यहाँ पर बड़ा कारण आप देखें, मुद्रास्फीति के कुछ नियंत्रण की संभावनाएं दिख रही हैं, और इसका बड़ा कारण कच्चे तेल के अगर हम मूल्य की बात करें, आप देखें यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं। अगर हम 6 अप्रैल 2022 के बाद देखें, आप देखें कि $103 से ज़्यादा प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में आप देखें, अगर हम 5 अप्रैल की बात करें, ये $85 आ चुका है। यानी अगर हम देखें तो लगभग 15 से एक $18 की कमी हुई है। तो अगर ये $90 का जो आंकड़ा है उससे भी नीचे रहता है, तो मान के चलिए कि स्थिति भारत के लिए थोड़ी सी सुविधाजनक हो जाती है। कारण जो भी कच्चा तेल हमें आवश्यक होता है उसका 80 से 85% हम आयात करते हैं। तो अगर कच्चा तेल हमें सस्ता मिल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि हमारे लिए जो परिवहन है वो एक तरह से हो जा रहा है सस्ता। तो परिवहन अगर भारत को सस्ता मिलता है, इसका मतलब वस्तु के जो मूल्य हैं उनमें एक तरह से जो वृद्धि हो सकती है उसकी संभावना थोड़ी कम होगी। तो मुद्रास्फीति एक तरह से अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो बड़ा कारण क्या था? कच्चा तेल महंगा होना। लेकिन अगर वो सस्ता हो रहा है तो आरबीआई ये मान रही है कि मुद्रास्फीति लगातार एक तरह से धीरे धीरे नियंत्रित हो पाएगी स्वयं रूप में, क्योंकि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होगा। तो अगर मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो रहा है, और पहले हमने रेपो दर को क्यों बढ़ाया था? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। तो अब एक तरह से वो आवश्यकता नहीं है। तो कच्चे तेल का मूल्य का जो परिवर्तन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये $130 के आंकड़े को क्रॉस कर रहा है, और अब आप देखें तो ये $90 के नीचे है। तो ये स्थितियां भारत में बेहतर स्थिति दिखा रही है, क्योंकि हम बहुत बड़े आयातक हैं। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ पर हमारे लिए एक नियंत्रण बनेगा। साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि महंगाई जब भी अर्थव्यवस्था में रही है, जैसे अगर हम ये कोविड काल में देखें तो हमने 4% पर एक तरह से रेपो को बना के रखा, क्योंकि हम चाहते थे सस्ता ऋण जाए। आप बाद में देखिए जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ी है, आंकड़ा आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ग्राफ में देखें, ये मुद्रास्फीति का एक तरह से एक वृद्धि का है। तो जैसे जैसे वृद्धि हुई है वैसे वैसे रेपो दर बढ़ाई गई है उसको नियंत्रित करने के लिए। अब हम कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रित है तो रेपो दर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक तरह से स्थिति बनती है। साथ साथ अगर हम देखें तो जब भी हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से रेपो दर नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरह से उपाय बनाए जाते हैं जिससे कि मुद्रास्फीति में ऋण को लेकर स्थितियां बेहतर हों, तो हम कह रहे हैं कि कच्चा तेल थोड़ा सस्ता हो रहा है तो हमारे आयात के बिल कम होंगे। तो प्रमुख रूप से आयात निर्यात का जो बड़ा अंतर है वो एक तरह से हमें नहीं दिखेगा। तो हमारे निर्यात की जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है, और आयात का हमारा बिल घटेगा क्योंकि कच्चा तेल थोड़ा सस्ता हो रहा है। तो माना जा रहा है कि जो हमारा चालू खाता घाटा है, चालू खाते में अगर हम देखें तो वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात शामिल होते हैं, या जैसे अगर हम रेमिटेंस की बात करें वो भी शामिल होता है, यानी विदेशों से जो भी हमको पैसा एक तरह से मिलता है, जो भारतीय बचत भेजते हैं जिसको हम प्रेषण भी कहते हैं, तो ये सब चालू खाते का भाग है। तो चालू खाता जो घाटा है, आप देखिए दिसंबर 2022 में जीडीपी का 2.2% रह गया है, यानी स्थिति जो 3.7 थी सितंबर में वो घटी है। तो ये भी हमारे लिए स्थिति सुविधाजनक है। साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार आप देखें, अगर हम मार्च 24 की बात करें इसी वर्ष में, तो ये $570 अरब के आसपास है। तो ये भी सुविधाजनक स्थिति है। तो हमारे पास ये कारक सारे हैं जिसके आधार पर आरबीआई की तरफ से जो भी एक तरह से वृद्धि हो सकती थी उसको रोका गया है। तो माना जा रहा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करना लक्ष्य नहीं है, अब लक्ष्य है अर्थव्यवस्था में विकास की स्थितियों को बेहतर रूप में एक तरह से बनाकर रखना। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक बड़ा यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो तथ्य बोला गया है, अगर हम आरबीआई गवर्नर की बात करें तो माना यह जा रहा है कि जो भी अर्थव्यवस्था में एक तरह से जो वित्तीय अस्थिरता दिख रही है, खासतौर से अगर हम बात करें बैंकिंग क्षेत्र में, तो ये विस्तारित ना हो। भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थितियाँ बेहतर बनी रहें। तो वो कब हो सकता है? जब बैंक अपने ऋण को लेकर स्थितियाँ बेहतर कर पाएँ, उपभोक्ता बैंकिंग क्षेत्र में आसानी से पहुँचे। तो ब्याज दर को ना बढ़ाकर एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर हम पिछले मार्च में देखें तो चाहे सिल्वर गेट बैंक की बात करें या सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक को देखें, फर्स्ट रिपब्लिक या सिग्नेचर बैंक, या अगर हम स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक की बात करें, तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हुई, जो एक तरह से वहाँ पर डिफ़ॉल्ट जैसी स्थितियाँ बैंक की दिखी, तो भारत के वित्तीय क्षेत्र में स्थितियाँ एक तरह से नियंत्रित रहें,
ये भी एक तरह से आरबीआई का बड़ा लक्ष्य था और इसीलिए रेपो दर को एक तरह से अपरिवर्तित रखा गया, जिससे कि ऋण को लेकर स्थितियां बेहतर हो पाएं और बैंक ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएं। तो ये प्रमुख रूप से लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे जब रेपो दर को अभी बढ़ाया नहीं गया। एक कह सकते हैं और जो बड़ा निर्णय यहाँ पर सामने आया है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये बड़ा निर्णय दूसरा है। यहाँ पर यह कहा गया, ये 2020 की एक तरह से बात है, जब आरबीआई ने यह कहा था कि एनपीसीआई के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि एक तरह से जो एकाधिकार एनपीसीआई का दिखता है अलग अलग डिजिटल पेमेंट में, जैसे यूपीआई है, या यूपीआई लाइट है, यूपीआई 123 है, या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, रुपे कार्ड है, तो यूपीआई या अलग अलग तंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं एनपीसीआई का एकाधिकार है। तो आरबीआई चाह रहा था कि और भी एक तरह से जो तंत्र हैं वो इस तरह के डिजिटल भुगतान में शामिल हों, और इसके लिए आप देखें तो गूगल, फेसबुक, अमेजन और टाटा के द्वारा प्रमुख रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रपोजल है वो आरबीआई के पास दिए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 6 प्रपोजल थे। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति के साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा है कि कोशिश ये थी कि नए प्रकार के न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज, जिनको NUE नाम दिया गया था, कि ये स्थापित किए जाएंगे, जो एक तरह से एनपीसीआई के साथ में एक तरह से आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन अब ये प्रस्ताव अभी एक तरह से रोक दिया गया है, अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। आगे जब भी होगा तो एक तरह से स्थिति बनेगी। तो अभी आप कह सकते हैं एनपीसीआई की एक तरह से जो मोनोपोली है वो बनी रहेगी। तीसरा बड़ा यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया गया है, जो भी एक तरह से समीक्षा के बाद आरबीआई गवर्नर ने प्रस्ताव बताए हैं, उनमें देखें तो क्रेडिट लाइंस यूपीआई के माध्यम से खोली गई हैं। देखिए यूपीआई के माध्यम से आप देखें आपका जो सामान्य तौर पर जो बचत खाता है उससे लिंक करके आप लेन देन करते हैं। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि एक क्रेडिट लाइन दिया जाएगा। देखिए क्रेडिट लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बैंक बी है और किसी उपभोक्ता ए को मान लीजिए उसके द्वारा 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन दी जाती है। मतलब आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का उधार बैंक से ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने पहले इसमें से 20,000 लिया, तो जितना आप पैसा उधार लेंगे, पूरा 1 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, जितना उधार आप लेंगे 1 लाख आपकी लिमिट है, तो उसमें से पहले आपने 20,000 लिया, फिर 25,000 लिया, तो आप जो उधार ले रहे हैं उसी पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, पूरे 1 लाख पर नहीं। और जब आप वापस कर देंगे तो नया उधार आप उसमें से फिर आगे ले सकते हैं। तो एक क्रेडिट लाइन लिमिट दी गई कि इतना आप मैक्सिमम उधार ले सकते हैं। तो ये यूपीआई के माध्यम से हो पाएगा। अभी तक केवल एक क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था सामान्य तौर पर हमें दिखती है। यूपीआई का क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक हो चुका है और आपने देखा एचडीएफसी ने इस तरह का पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया। तो अब माना जा रहा है कि यूपीआई के माध्यम से ये जो क्रेडिट लाइन शुरू की गई है, इससे भारत में नए तरीके से ऋण की स्थितियां बेहतर हो पाएंगी। यानी सामान्य तौर पर आप देखें कि जो भी एक तरह से व्यक्तिगत रूप में कोई पर्सनल, मान लीजिए हमको एक तरह से काम के लिए लोन चाहिए, या मान लीजिए हम कोई वर्किंग कैपिटल चाहते हैं, हम मान लीजिए कोई एमएसएमई है, तो छोटे जो हमारे लोन हैं वो इस तरह की क्रेडिट लाइन के माध्यम से यूपीआई के थ्रू हमको मिल पाएंगे। तो जो भी एक तरह से हमें सामान्य स्थितियों में जाना पड़ता है वहाँ पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि क्रेडिट लाइन जो यूपीआई के साथ शुरू किया गया है, इसके माध्यम से यूपीआई के और बेहतर उपयोग हो पाएंगे। अब इसका बैंक के लिए क्या लाभ है? देखिए बैंक का ये कहना है कि अगर ये स्थिति शुरू होती है तो यूपीआई के पूरे तंत्र पर जो भी एक तरह से व्यय किया जाता है तो लागत बैंक की एक तरह से वसूल नहीं हो रही है। तो ये जो नया तंत्र शुरू किया गया है, इससे जो भी ब्याज मिलेगा तो यूपीआई की जो लागत है वो एक तरह से वसूलने में बैंकों को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो ये बैंकों के लिए स्थिति एक तरह से बेहतर हो पाएगी। तो माना जा रहा है कि इससे भारत में ऋण लेकर जो भी एक तरह से आर्थिक गतिविधियां हैं वो संचालित हो पाएंगी, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं हैं। रेपो रेट को स्थिर रखा गया है, साथ साथ जो एक तरह से न्यू एंटिटीज़ के बारे में कहा जा रहा था, अम्ब्रेला एंटिटीज़, वो अभी रोक दिया गया है, और यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन का एक तंत्र शुरू किया गया है। आज की चर्चा के आधार पर एक हम प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्न में कौन से उपाय उपयोगी हैं? देखिए जब भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है मतलब बाजार में आपको मुद्रा को एक तरह से क्या है, कम करना है। इसका उल्टा ध्यान रखिए कि जो भी दरें हैं उनको एक तरह से आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का एक मूल मंत्र आप ध्यान रखें। और उल्टा मान लीजिए कि आपको बाजार में पूंजी बढ़ानी है तो दरों को घटाना है। तो अगर आप पूंजी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दर एक तरह से क्या करनी पड़ेगी, कम। ये आप एक विरोधी संबंध ध्यान रखें। बस आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में मुद्रा ज़्यादा है, हमें उसे घटाना है। तो रेपो रेट की वृद्धि बिल्कुल मुद्रास्फीति में आप कर सकते हैं।
CRR यानी नगद आरक्षण अनुपात, ये आप बढ़ा देंगे तो बैंक को ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा रखना पड़ेगा, बाजार में कम जाएगा, ये भी हो सकता है। SLR यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये बैंकों के पास जमा राशि होती है, अगर ये बढ़ेगा तो बाजार में पैसा कम जाएगा, तो ये भी हो सकता है। रेपो रेट में कमी, कमी कब होती है? दरों में कमी जब हमें बाजार में पैसा बढ़ाना है, मुद्रा बढ़ानी है, वो हमें करना पड़ेगा मंदी के समय में। तो ये उपाय नहीं हो सकता है, केवल 1, 2, 3, यानी हमारा विकल्प यहाँ पर क्या सही है? सी। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा सत्य है। तो आज के इकोनॉमी एसेंशियल्स के सीरीज में हमने जो पहला टॉपिक था आज लिया था, उसको हम समाप्त करते हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि लगातार कोई भी महत्वपूर्ण घटना भारतीय अर्थव्यवस्था में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में होगी, हम इकोनॉमी एसेंशियल्स में उसको कवर करते रहेंगे, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर के साथ लिंक है वो आपका लगातार मजबूत बना रहे। आप हमारे साथ इस पहल में बने रहें, उसके लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।